हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से इस BIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 के हम लेक्चर्स कर रहे थे, चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है? फ्लक्स। और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन करते हैं आपके पास क्या आ जाता है? कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो आपका थीटा होता है। तो अगर थीटा की डिफरेंट वैल्यू अगर रखें तो हमें उसका फ्लक्स कितना पास होगा वो उसका नॉलेज हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट को खोलते क्या आ जाता है? कॉस थीटा आ जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि थीटा के डिफरेंट एंगल रखने पर आपको डिफरेंट फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव फ्लक्स कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रखेंगे या 270 से 360 के बीच में रखेंगे तो उसमें आपका कॉस थीटा हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। इसी तरीके से एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू 90 या 270 रखने पर आपको पता है कि cos ऑफ 90 और cos ऑफ 270 कितना होता है? 0 होता है। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा क्वांटिटी को क्या कर देगा? 0 कर देगा। इसी तरीके से नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 90 से 270 के बीच में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 0 से 90 के बीच में या 270 से 360 के बीच में आपका जो फ्लक्स होता है वो रहता है पॉजिटिव। एग्जैक्टली 90 और 270 पर आपका हो जाता है 0। और नेगेटिव फ्लक्स के लिए आपको याद रखना है कि आपका लाई करता है 90 से 270 के बीच में अगर आप रखते हैं एंगल की वैल्यू। तो डिफरेंट एंगल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? BA cos ऑफ थीटा। क्योंकि B और देखिए हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या हो गया? फिर BA का डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को खोलते क्या लग जाता है? cos ऑफ थीटा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। क्या क्या चेंज हो सकता है? अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो चेंज देखने को मिलेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़ा छोटा करेंगे तब भी आपका फ्लक्स। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा को चेंज करेंगे तब चेंज होगा, है ना। तो फॉर्मूले में क्या क्या है? बी के लेवल को चेंज करेंगे या ए को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे या कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो आपको फ्लक्स की वैल्यू चेंज देखने को मिलेगी, या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो चेंज देखने को मिलेगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच के साथ कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब इसको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसा ही यूनिट तो हर एक का पूछा जाता है, तो आपको याद ही रखना है क्या होता है इसका? वेबर होता है या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। वेबर याद रख सकते हैं। वेबर का जो शॉर्ट फॉर्म है तो WB और टेस्ला को कैपिटल T से करते हैं तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स के जो आपके यूनिट कह सकते हैं आप, ऐसा यूनिट है। तो पहली पॉइंट हो गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा पॉइंट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। CGS में पूछा जाता है मैक्सवेल। CGS में क्या पूछा जाता है इसकी यूनिट? तो मैक्सवेल, है ना। ऐसा यूनिट वेबर, ऐसा यूनिट वेबर। तो इसमें भी एक रिलेशन आ जाता है, ऐसा यूनिट और CGS क्वांटिटी में आप रिलेशन पूछ लेगा फैक्ट। तो आपको ध्यान रखना है 1 मैक्सवेल आपके CGS में होती है तो 1 मैक्सवेल के अंदर कितना वेबर होता है यानी कितना ऐसा यूनिट होता है? तो 10 की पावर -8 डायरेक्ट एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में फैक्ट पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप सबको पता है फ्लक्स के अंदर अगर आप एरिया से डिवाइड कर देंगे पर यूनिट एरिया तो आपको क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फेराडे एक्सपेरिमेंट। माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता लगाया। तो फेराडे ने का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने क्या किया? उसने एक तरह की कॉइल ली, इसको क्या कह देंगे? कॉइल।
और कॉइल के अक्रॉस दोनों पॉइंट पर इसने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर एक इक्विपमेंट है जो क्या करता है, करंट की प्रेजेंस को बताता है। तो यहां पर जैसे ही इसने क्या किया कि जैसे ही एक मैग्नेट को इसके पास में रखा, ये कॉइल हो गई आपकी, और इस मैग्नेट को इसके पास में रखा, तो इसके अंदर पाया कि किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। पहली कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कॉइल ले ली, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और इसके जस्ट पास में स्टेशनरी पोजीशन के अंदर एक मैग्नेट को रख दिया। इस मैग्नेट के दो पोल है N और S, और इसको पास में रखने के बाद पाया कि गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप की अवस्था आ रही है, मतलब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। उसके बाद में स्टेप सेकंड में उसने क्या किया, इस मैग्नेट का मूवमेंट कराया, है ना। तो इस मैग्नेट को डायनामिक किया, यानी इसको कॉइल के नजदीक लेके गए। तो जैसे ही कॉइल के नजदीक लेके गए तो कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो होने लग गई, करंट फ्लो होने लग गई। जैसे ही इसको नजदीक लेके गए करंट फ्लो होने लग गई, और यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल डेवलप होने लगा। करंट डेवलप हुई, कैसे पता चला कि यहां पर नल डिफ्लेक्शन नहीं आया, कुछ ना कुछ रीडिंग देखने को मिली। तो फैराडे ने देखा कि यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ पोल डेवलप हो गया। तो इसको जैसे ही मैग्नेट को पास लेके गए, किसको, नॉर्थ पोल को, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल डेवलप होने लग गया। यहां तक क्लियर है सबको। फिर जैसे ही नॉर्थ पोल यहां पर डेवलप हुआ तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होता है बेटा, रिपेल, है ना। नॉर्थ और नॉर्थ में प्रतिकर्षण होता है, रिपेल की क्रिया होती है। तो रिपल्सन होने के कारण ये क्या कह रहा है कि जिस कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है, किस कारण, नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लाने पर वो कह रहा है कि मेरे पास क्यों आ रहा है तू, है ना। तो जिस कारण जिस पोल की डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको बताएंगे आगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली। तो अभी आपको फैराडे में तो बस यही ध्यान रखना है कि जैसे ही इसको नजदीक लेके आए इसमें करंट फ्लो होने लग गया। इसी तरीके से क्या किया कि अगर ये एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट साउथ पोल के साथ दोहराए कि अगर इसको स्टेज नहीं रखा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुई, यानी नल डिफ्लेक्शन आया। लेकिन जैसे इसको पास में लेके गए तो क्या पाया कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लग गई, लेकिन अब के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होने लग गई। कैसे पता चला कि पहले सपोज रिफ्लेक्शन इसमें आया था और अब के डिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है। तो डायरेक्शन चेंज होने पर इसका पोल भी चेंज हो गया। तो यहां पर साउथ पोल को लाने पर साउथ पोल का क्रिएशन हो रहा है। तो फैराडे ने कहा कि जब रिलेटिव मोशन होता है किस किस के बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तब क्या होता है, एक ईएमएफ डेवलप होता है, और एक ईएमएफ डेवलप होने से इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। तो फैराडे ने कहा कि ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है इसको पास में लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और ईएमएफ के डेवलप होने से इसमें करंट फ्लो होता है, और करंट डेवलप हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हो रहा है। तो देखिए हमने क्या देखा अभी तक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिवली to the positions of the coil and the magnet due to the magnetic lines of force cutting at a different angle at the same cross section area of the coil। तो ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में, तब इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस पोलरिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन जैसे ही होगा तो पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द करंट, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और डायरेक्शन भी चेंज देखने को मिलेगी। डेट द इंड्यूस करंट इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज, कब तक अवेलेबल रहेगा, जब तक दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तभी आपके पास क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो नोट, कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, both the coil and the magnet can be moved toward each other or away from each other। दोनों को मूव करा सकते हैं, बस आपको ये देखना है दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। There must be relative velocity between them। Magnetic flux linked with the coil changes relatively to the position of the coil and the magnet। Current and hence the deflection is large, the relative velocity between the coil and the magnet and the rate of change of the फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर। जैसे ही दोनों की रेट ज़्यादा होगी आपका डिफ्लेक्शन मोर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड के अंदर क्या है कि हमने दो एक जैसी कॉइल ली है,
कॉइल के अंदर, फर्स्ट कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया था, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपके करंट की प्रेजेंस को बताता है। उसके बाद में हमने एक कॉइल ली है जिसके अंदर बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने पर इस कॉइल के अंदर क्या जाएगा, करंट जाएगी और यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा। सेम प्रोसीजर जैसे आपके क्या था, आपके मैग्नेट को लेके गए थे। अब जैसे इसको बीच में रिलेटिव मोशन कराएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा, पोल डेवलप हो जाएगा। अगर पोल डेवलप होगा कैसे, अगर इसको नज़दीक लेके जाएंगे तो साउथ पोल और दूर लेके जाएंगे तो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। दूर ले जाने पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज होने पर यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, इसको बताया था लेंज ने, तो लेटर ऑन आपको बताएंगे कि ये पोल क्यों डेवलप हो रहा है। आगे देखते हैं। तो व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन सर्किट, करंट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, आपके फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने पर डेवलप होगा और पोल का क्रिएशन होगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट चेंज होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल चेंज होगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक जो सेकेंडरी से लिंक करेगी वो भी चेंज होगी और आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी के अंदर। हाउएवर नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा वो रिवर्स होगा, वो मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को कि लेंज के नियम का अनुसार होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फैराडे भाई साहब ने क्या किया, नियम दिए। कितने नियम दिए, 2 नियम दिए, फैराडे का फर्स्ट नियम एंड फैराडे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है और सेकंड लॉ बताता है कि कितना डेवलप होता है, उसके अमाउंट के बारे में बताता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि व्हेनेवर हमने क्या किया था, मैग्नेट को पास में लेके गए थे रिलेटिव मोशन, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा था कॉइल से लिंक होने के लिए। तो जैसे ही इसको मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे तो उससे जो लिंक हो, कॉइल से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा था। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ मतलब वोल्टेज डेवलप हो जाता है कॉइल के अंदर और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और उस ईएमएफ के कारण उस कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। ये किसने कहा था, फैराडे के फर्स्ट नियम ने कहा था। सेकंड लॉ क्या कहता है, उसके अमाउंट के बारे में बताता है कि जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो कितने अमाउंट के अंदर हो रहा है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो डेवलप होने वाला जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स में चेंज होने वाली जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव साइन लेंज के नियमानुसार लगता है जो कि वो अपोज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लेंज के नियम के अनुसार, तो जो नेगेटिव साइन हम देते हैं वो अपोजिशन को बताता है। और तो लेंज का नियम क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट कैसी होती है कि वो अपोज करती है काई की द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका थोड़ा मैं डिटेल स्ट्रक्चर आप लोगों को वापस से बताना चाह रहा हूं कि देखिए जैसे ही इस मैग्नेट को देखिए जैसे इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके गए तो इसके इस कॉर्नर पर कौन सा पोल का क्रिएशन हुआ, नॉर्थ पोल के कारण। तो नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जाने पर नॉर्थ पोल का डेवलपमेंट होता है और नॉर्थ में क्या होता है, रिपेल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो नॉर्थ डेवलपमेंट होता है जिस कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। नॉर्थ की उत्पत्ति किस कारण हुई है, इस नॉर्थ पोल को पास में लाने के कारण। लेकिन पास आने पर ये क्या कहता है, दूर जा, दूर भाग, है ना। तो वो रिपेल्सन करता है, प्रतिकर्षण करता है और इसको दूर जाता है। तो दूर जाता है तो दूर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो अपोजिट कर रहा है, नहीं कर रहा है कि जिस कारण नॉर्थ पोल के कारण नॉर्थ पोल की उत्पत्ति होती है तो वो क्या कर रहा है कि दूर जाओ। इसी तरीके से साउथ पोल को अगर अपन इसके पास लेके जाएंगे तो साउथ पोल की उत्पत्ति होगी और साउथ में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो फैराडे के नियम अनुसार जो फैराडे ने जो नियम दिया उसमें लेंज जो है वो डायरेक्शन को बताता है और वो कहता है कि जिस कारण प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की जो उत्पत्ति हुई है वह उसी का विरोध करते हैं जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी चीज है। उसके बाद में लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूस इट, it is the opposition against which we perform mechanical work in causing the change in the magnetic field. Therefore mechanical energy is converted into the electrical energy. Thus Lenz law in this accordance with the law of conservation of energy. आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ बेस्ड ऑन दी बोथ दी लॉ। एक्सप्रेशन क्या होगा, अभी अभी आपको बताया मैंने कि जो E की वैल्यू होती है वो -d∅/dt, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के अनुसार। तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो लिख सकते हैं ∅2 - ∅1। तो E = -∅2 - ∅1 अपॉन T। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर n है तो n d∅/dt, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा n d∅/dt। अगर इससे करंट निकालनी है तो ओम्स लॉ में पता होता है क्या होता है, V = IR। तो I की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, V/R। और V हमारा क्या है यहाँ पर E, तो हम इसके अंदर अगर R से डिवाइड कर देंगे, अगर इसके अंदर हम R से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो E के अंदर डिवाइड करके और एक्सप्रेशन को लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। और आपको पता है जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, dq/dt। तो हम इसको चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। आपको पता है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव, अगर अब आप क्या करते हैं, मोशन करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया, जो एरिया है उसके जरिए, कहने का मतलब फ्लक्स को चेंज करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/A। या तो B को चेंज करिए, बढ़ाइए, बढ़ाइए, घटाइए, या A को बढ़ाइए, घटाइए, या इन दोनों में आप रिलेटिव मोशन करिए, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। एक फॉर्मूला ये भी है BLV, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, E का है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज मैग्नेटिक changing the magnetic flux. Here the cause of changing magnetic flux is due to the motion of the loop and increases in the area of the coil in the uniform magnetic field. Therefore then this motion of the loop is to be opposed, so the current is setting up itself such that by Fleming left hand rule। तो Fleming left hand rule क्या है, उसको देखते हैं कि हम हमारे लेफ्ट हैंड की तीन अंगुलियां, है ना, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें तो ये जो थंब है ये फोर्स को बताता है, ये जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड B को बताता है, और ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। आगे बढ़ते हैं। बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस तरीके से रखा, तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू है हमें पता होता है क्या होता है, NBA cos ऑफ थीटा, थीटा = ω/t। तो ω2 यहाँ पर पुट कर दिया तो फाई की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब d∅/dt हमारा क्या होता है, कैपिटल E होता है, तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, cos ऑफ ω/t का क्या हो जाता है, -sin ऑफ ω/t। तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अगर आपको करंट की वैल्यू चाहिए तो R से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस phenomena of inducing EMF in the self coil due to change in the current and hence the change in the magnetic field। देखिए कोई कॉइल है, उसके अंदर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने पर वो क्या करेगी, कॉइल इस चीज़ को अपोज करेगी और इस अपोजिशन के कारण उसकी एक प्रॉपर्टी निकलेगी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। तो L यानी चेंज इन करंट, चेंज इन फ्लक्स क्या डेवलप करेगी, I, यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा L, जो कि कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो हम कह सकते हैं फाई = क्या हो गया, Li। अगर हम I की वैल्यू 1 करेंगे तो हमारे पास L = क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दस सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। हमें ये पता है कि हमारे पास E की वैल्यू क्या होती है, -d∅/dt। तो हम लिख सकते हैं L di/dt, और di/dt की वैल्यू अगर यूनिटी कर दें तो L किसके बराबर हो जाएगा, E। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इज इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस एज वेल एज फ्लक्स इज इक्वल टू द इंडक्टेंस। ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को 1 ले लें, करंट को 1 ले लें, है ना, फ्लक्स को 1 वेबर ले लें, तो जो हमारे पास जो इंडक्टेंस निकलेगा वो 1 हेनरी हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन सारी चीज यूनिट एरिया पर चेंज 1 ले लेंगे और वोल्ट भी 1 ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। एक आपने एक प्लास्टिक के बोर्ड पर कॉइल को आपने लपेट दिया और यहाँ से करंट फ्लो करा दी, इनकमिंग और आउटगोइंग। इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल कंसीडर कर दी, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इसमें सेटअप होने वाला जो फ्लक्स है वो होता है μ0 Ni।
अब μ0 Ni मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस 1 टन ऑफ द कॉइल, यानी 5 पर टन क्या हो जाएगा BA, और B की वैल्यू हमें पता है, यहां से हमने पुट कर दी μ0 Ni इंटू A, तो μ0 Ni A पर लेंथ यानी अपॉन L, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस n नंबर ऑफ टर्न इज गिवन बाय n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये पर टन था और नंबर ऑफ टन n होगा तो n से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ये आ गया। अब आपको पता है कि 5 बराबर क्या होता है Li, तो L 5 की वैल्यू रख दी आपने, तो आपके पास L निकालने के लिए I से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। दिस इज द इंडक्टेंस इन सोलेनोइड, इंडक्टेंस इन सोलेनोइड। एनर्जी स्टोर्ड हाफ Li स्क्वायर के रूप में दिया जाता है। तो आज हमने इस चैप्टर 6 के अंदर इतने टॉपिक अपने कंप्लीट किए। वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके रिमेनिंग टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।